नमस्कार। आओ पिछले वर्ष के हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। क्लास 9 सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहाँ से नहीं जाती है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आंसर आएगा सी, ओडिशा। अगला कहता है कि ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड इनमें से कौन सा है। तो ए आंसर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार कॉमन फ्रंटियर किसके साथ शेयर करते हैं। नेपाल के साथ। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, वो कौन सी है। तो ये आएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट कहता है लैंड मास बाउंडेड बाय द सी एट द थ्री साइड, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थल वह क्या कहलाएगा। वो कहलाएगा प्रायद्वीप, पेनिनसुला। सी आप ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट कहता है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ द गोवा, वो क्या कहलाएगी। वो कहलाएगी कन्नड़ कोस्ट। गोवा के दक्षिण में कन्नड़ कोस्ट कहलाती है। नेक्स्ट कहता है नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। तो इसमें आप 6 कंट्री बड़ी हैं, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कहता है व्हाट डू यू मीन्स बाय द रिसोर्स। तो इसका आंसर आप देंगे ऑल थिंग वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ इज कॉल्ड रिसोर्स। वे सभी पदार्थ जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आते हैं संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, जमीन आदि। नेक्स्ट कहता है पॉवर्टी, गरीबी क्या है। ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाए, तो उसको पॉवर्टी कहते हैं। सच ए कंडीशन इन दैट ह्यूमन कैन नॉट अडॉप्ट देयर बेसिक नीड्स। खासकर ये इकोनॉमिकली होती है, आर्थिक रूप से, यानी पैसे की कमी। नेक्स्ट कहता नेम एनी फोर डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आप बताइए, जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, ठीक है, इसके साथ साथ अमेरिका, ठीक। कुल मिला के 25 कंट्री हैं जिनके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। एक फोर्थ कंट्री भी और आपको कौन सी बताऊं, तो फ्रांस है, ठीक है। इसका मैं मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिस पे आपको सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोगों का लोगों के लिए सरकार लोकतंत्र कहलाती है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल इन विच पीपल आर इलेक्टेड देयर लीडर्स इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट कहता है नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रंग भेद अपार्थाइड की नीति के विरुद्ध आंदोलन किया था। नेक्स्ट कहता है टाइड। टाइड क्या होता है। तो टाइड एक प्रकार का टैक्स था जो फ्रांस की गवर्नमेंट लेती थी। वहाँ पर 2 प्रकार के टैक्स होते थे, एक टाइल और एक टाइद, ठीक है। तो टाइड ये है चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था, जो शायद 1/10 हिस्सा होता था। नेक्स्ट कहता व्हाट वाज बास्तिल। बास्तिल क्या था। तो आप बताएंगे बास्तिल फ्रांस के अंदर पेरिस में एक फोर्ट था, किला था, जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने धावा बोल दिया था। नेक्स्ट डिफाइन ड्यूमा। तो आप बताएंगे ड्यूमा, रसियन संसद को ड्यूमा कहते हैं, रूस की संसद ड्यूमा कहलाती है। नेक्स्ट कहता है कुलक। कुलक क्या होते हैं। तो आप बताएंगे रसिया में बड़े बड़े जमींदारों का समूह कुलक कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ लार्ज फार्मर इन द रसिया इज कॉल्ड कुलक। नेक्स्ट कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लगभग 2 या 3 सेंटेंस में आंसर देंगे। तो आप लिखेंगे कि मनुष्य एक संसाधन के रूप में होता है क्योंकि मनुष्य अपने स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करके और शिक्षा में इन्वेस्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, जिसके द्वारा वह बाकी के सभी रिसोर्सेज को यूज करता है। इसलिए मनुष्य जो है सबसे प्रीशियस रिसोर्स होता है। नेक्स्ट कहता है व्हाट डू यू मीन्स बाय द अपार्थाइड एग्जामिन इट्स मेजर फीचर्स। रंग भेद अपार्थाइड एक पॉलिसी होती थी जो ब्रिटिश अडॉप्ट करते थे, खासकर अफ्रीका में। तो वो क्या करते थे, स्किन बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, यानी वे अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो अफ्रीकन पीपल होते थे जिनकी स्किन कलर ब्लैक होती है, उनको वो जो है लोअर
ग्रेड कर लीजिए, लोअर को उसका उनके साथ केवल स्किन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसको कहते हैं रंग भेद। अब इसकी फीचर्स क्या है कि ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते थे। जो नॉन ब्रिटिशर्स होते थे या खासकर जो अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन या एशियन जो कंट्रीज़ के लोग होते थे, उनके साथ वो इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते थे और उनका सभी प्रकार का शोषण करते थे वो। तो ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप बताएंगे, या बीच में क्वेश्चन रह गया वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप संविधान की डेफिनेशन दे दीजिए और फिर उसकी 2-3 फीचर्स लिख दीजिए या उसकी आवश्यकता लिखिए कि क्यों है। तो क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक कलेक्शन होता है लॉज का, कानूनों का संग्रह होता है संविधान। और किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करने के लिए या उसके डेवलपमेंट को करने के लिए या वहाँ की गवर्नमेंट को ठीक ढंग से चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। कोई भी काम आपने करना तो नियम कानून तो बनाने ही पड़ेंगे और उनके अनुसार ही आप वो काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, संविधान की ज़रूरत। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोकतंत्र की परिभाषा दे देंगे और फिर उसकी 2 या 3 फीचर्स लिख दीजिए। तो नंबर 1 आप डेफिनेशन हेडिंग डाल देंगे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र और आगे लिखेंगे लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार, पीपल जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी कहलाती है। और ये आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसकी कि ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। तो ये जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखिए। फिर हेडिंग डालिए मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। उसमें पॉइंट नंबर 1 लिख दीजिए कि ये लोगों की सरकार होती है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स। नंबर 2 इसमें पीपल जो है वो डिसीजन मेकर होते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं। और इसमें जो लीडर्स होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो जनता की राय होती है वो इसमें शामिल रहती हैं। तो पीपल्स की जो थॉट्स होती हैं वो इलेक्शन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचती है। तो ये गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको कि एक बार अपनी जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसका फर्स्ट पेज खोल के देखिए। उसमें प्रिम्बल ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो वहाँ से वो फीचर्स लिखनी है। आप लिखेंगे प्रिम्बल ऑफ इंडिया में भारत के संविधान की जो ब्रीफिंग है वो की गई है, जिसके अंदर भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं या भारत में क्या क्या विशेषता उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें समता, बंधुता, ठीक है, इसके अलावा भाईचारे की भावना, भारत में किस प्रकार का ये होगा, धर्मनिरपेक्षता, तो इन सब का वर्णन इसमें किया गया। तो उन सब को हेडिंग के रूप में आप डालिए और थोड़ा एक एक दो दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उन सारे पॉइंट्स को आप एक बार लिख दें और 1 या 2 को एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फरवरी रेवोल्यूशन। तो फरवरी क्रांति के ऊपर आप लिखेंगे कि फरवरी क्रांति जो है वो रसिया में हुई थी और ये 1917 की बात है। और उस समय फरवरी 1917 के अंदर जो वहाँ की रसियन पीपल है उन्होंने वो किया था, रेवोल्यूशन किया था। और वहाँ की सरकार के विरुद्ध जो जार होता था, जार निकोलस द्वितीय, उसके अगेंस्ट इन्होंने क्रांति की थी। और वहाँ के जो फैक्ट्री वर्कर होते थे वो भी परेशान थे। तो उन सब लोगों ने और लोगों के पास जो सेना में भी असंतोष था तो उन सब ने मिलकर ये क्रांति की थी। और इसी में शायद आप एक और लिख सकते हैं ब्लडेड संडे, कि वहाँ पर बीच में एक ऐसा दिवस आया था कि जिसमें सरकार की कार्रवाई के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसको हम ब्लडेड संडे कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है जैकोबिन क्लब क्या है। तो आप बताएंगे जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस के अंदर एक लोगों का समूह होता था, जिसमें रोबेस्पियर जो है इस क्लब का हेड होता था। और ये बात है 1792 और 1793 के आसपास की। तो उस समय इनका जो है बाद में रोबेस्पियर जो है इस क्लब का जो लीडर होता है वो वहाँ का राजा बनता है। और उसका जो
शासनकाल है उसका जो टेन्योर है वो जो है रिजीम ऑफ टेरर कहलाता है, आतंक का शासन वो कहलाता है, पीरियड ऑफ टेरर कहलाता है। और ये जो क्लब के सदस्य होते हैं ये रेड कलर की ड्रेस जो पहनते हैं वो थी, तो उसको सौकुलात कुछ इस टाइप्स का शब्द भी यूज करते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ी सी बुक और देख लेंगे, और इनके सब आंसर्स के लिंक के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दूंगा जिस पे आप पूरी की पूरी 9th क्लास का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। ऑडियो में भी है अवेलेबल और वीडियो में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिमालयन एंड वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में आप क्या अंतर बताएंगे। वेस्टर्न हिमालय जो है ज़्यादा ब्रॉडेड है यानी ज़्यादा चौड़ा है, और ईस्टर्न हिमालय नैरो है। वेस्टर्न हिमालय के अंदर कराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल इस टाइप्स की श्रृंखलाएं हैं। ईस्टर्न हिमालय के अंदर गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुसाई, पटकोई ये हिल्स हैं जिनको कंसोलिडेट रूप से पूर्वांचल कहते हैं। वेस्टर्न हिमालय की हाईएस्ट पीक में आप कश्मीर में जो लोकेटेड है इंडिया की हाईएस्ट पीक जिसको हम K2 शिखर कहते हैं जो 8611 मीटर ऊंची है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको लिख दीजिए। पूर्वांचल के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि पश्चिमी जो घाट हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, इसमें स्नोफॉल होती है, जबकि ईस्टर्न हिमालय के अंदर केवल अरुणाचल में तवांग में स्नोफॉल होती, बाकी के एरिया में स्नोफॉल नहीं होती। और इसी प्रकार से आप कहेंगे वेस्टर्न हिमालय के अंदर रेनफॉल कम होती है, खासकर लद्दाख में, जबकि जो ईस्टर्न हिमालय है इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो वेजिटेशन है वो मिलती है माउंटेन है वेजिटेशन, पर्वतीय वनस्पति, और पूर्वी हिमालय में जो वनस्पति मिलती है, वेजिटेशन मिलती है, वो मिलती है एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4 या 5 पॉइंट आप 5 पॉइंट आप इसमें अवश्य लिखें। नेक्स्ट कहता है कि इंडिया की सेंट्रल लोकेशन होने के कारण से भारत को क्या लाभ है। तो आप बताएंगे इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन, और इसका सेंट्रल लोकेशन भारत की हिंद महासागर में इसलिए है क्योंकि इंडियन जो कोस्टल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर, और आइलैंड्स की अगर चारों ओर जोड़ ले तो 1416.6 किलोमीटर वो भी जुड़ जाएगी। तो 7516.6 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है उसके कारण से इंडिया जो है इंडियन ओशन में सबसे लंबी कोस्ट लाइन को शेयर करता है, जिसके कारण से हम पूरे के पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में लगभग एक सेंट्रल की पोजीशन में है, जिसके द्वारा हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड एनिशियंट काल से लेके प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो ये इंडिया की लोकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। और भी आप इसमें बताएं तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता दीजिए, प्रेजेंट का बता दीजिए, ट्रेड का बता सकते हैं, क्लाइमेट का बता सकते हैं कि इंडियन ओशन का उसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी आप बताइए। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड। एक ही ज़मीन के टुकड़े पर आप कैसे उत्पादन बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप कहेंगे कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, इसके अलावा हाइब्रिड सीडों का प्रयोग करेंगे। तो इन तरीक़ों से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 3 हेडिंग डाल के इनको ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और अगर आप एग्जाम्पल दे पाएँ तो वो भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मल्टी क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो मल्टी क्रॉपिंग हेडिंग आप एक डालेंगे और उसमें आप लिखेंगे मल्टी क्रॉपिंग के अंदर बहुफसली प्रणाली के अंदर एक ही फील्ड में एक ही जो हमारा खेत होता है उसमें हम एक से ज़्यादा फसलें लेते हैं। या तो इसके 2 तरीके हैं। अब या तो आप एक साल में 3 फसलें लें, यानी एक फसल बोई फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, ये भी एक प्रकार की मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने एक ही खेत में 2 फसलें लगाई, जैसे गन्ने के साथ प्याज लगा दिया, ठीक है, गेहूं के साथ सरसों या मस्टर्ड लगा दी, सरसों पहले पक जाएगी, गेहूं बाद में कटेंगे। तो तीसरा ये है कि आप मिक्स क्रॉपिंग में ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना यानी पशुपालन करना, ये भी मिक्स क्रॉपिंग में आता है।
देन इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड आप लगाएंगे कि हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स इन द एग्रीकल्चर, लाइकली मॉडर्न जो हार्वेस्टर मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना है, आधुनिक जो गवर्नमेंट की तरफ से मंडियाँ इस्टेब्लिश की गई हैं उनका यूज करना है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इनका यूज करना है। इसके साथ साथ खेती के अंदर जो पिछले वाला मिक्स क्रॉपिंग वाली टेक्नोलॉजी वो भी आप इसमें डाल सकते हैं कि उनके द्वारा भी हम खेती को बढ़ा सकते हैं। यानी तो इस प्रकार से आप यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की जो बातें हैं वो सारी आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका। तो आप बताएंगे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में मनुष्य के महत्वपूर्ण संसाधन होता है और इसके अंदर एजुकेशन जो है महत्व इम्पोर्टेंस भूमिका निभाती है। एजुकेशन के कारण से मनुष्य जो है अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है और उसके आधार पर वो जो है ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और अपने आप को भी वो इम्प्रूव कर सकता है इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण भी देंगे कि अपने ही चैप्टर से आप शकल और विलास की कहानी बता सकते हैं और जिस प्रकार से शकल के पिताजी ने उसको एजुकेशन का मौका दिया और उसने भी पढ़ाई का भरपूर फ़ायदा उठाकर फिर एक जॉब वो प्राप्त करता है और वो पूरी की पूरी कंपनी के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है और उसका कंपनी का मालिक बाद में उसको प्रमोशन भी देता है। दूसरी ओर विलास जो एजुकेशन नहीं ले पाता है तो वो अपने पिता और माता की तरह से केवल मछली बेचने का काम करता है और उसकी जो इनकम है वो बहुत ही नॉमिनल रह जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इसको आप कैसे बताएंगे। तो इसको बताएंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर निर्णय लेने की भूमिका इम्प्रूव होती है। इसमें एक तो डेमोक्रेसी की सबसे पहले तो आप हेडिंग डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी फीचर्स लिखेंगे और उनमें से फिर ये जो डिसीजन मेकिंग है इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो है डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग का कार्य जो है पीपल्स ने करना होता है। वो हर 5 साल में एक बार इलेक्शन जब होते हैं तो जनता जो है वो निर्णय करती है, डिसीजन लेती है कि कौन सी गवर्नमेंट या कौन से व्यक्ति को MP MLA या गवर्नमेंट के रूप में रखना है। तो इसलिए जो है इसमें डिसीजन मेकिंग जो है स्ट्रॉन्ग रहती है। और दूसरा जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज होते हैं वो भी इस बात को ध्यान में रख के ही अपने कार्य को करते हैं कि आखिरकार उन्होंने जनता के लिए ही काम करना है और जनता ने ही उनको इलेक्ट करके भेजा है। तो इसलिए वो जो है जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें यानी उनका जो डिसीजन होता है वो एक्चुअली में जनता का ही डिसीजन होता है। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर जनता की निर्णय लेने की कैपेसिटी ही ज़्यादा रहती है। यानी अगर जनता के हक में सरकारें काम नहीं करेंगी तो जनता जो है वो सरकार को ही बदल देती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन इन रसिया बिफोर 1905, 1905 से पहले की आर्थिक सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी उनको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप बताएंगे रूस के बारे में और वहाँ पर किस प्रकार से जो वहाँ की आर्मी थी उसमें जो है सेटिस्फेक्शन नहीं था। इसके साथ साथ वहाँ पर जो सोसाइटी थी उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन था और उनको भी जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे फ्रांस में 3 स्टेट में बटा गया था तो इसमें भी क्या होता था कि राजा लोग और वो सामंत लोग होते थे, बड़े बड़े जमींदारों ने कुलक बना रखे थे। इसके अलावा जो आम पीपल होते थे उनका शोषण होता रहता था। इसी प्रकार से वहाँ पर फीमेल्स जो होती थी उनको भी बड़ी देर में ही इंडस्ट्रीज़ में काम करने का अवसर मिला और जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर होते थे उनके साथ भी जो है वो काम के घंटों को लेकर या अपने मेहनत मजदूरी को लेकर जो है रेबल्स करते रहते थे। तो इस प्रकार की बहुत सारी और जो जार का शासन था वहाँ पर वो जो है जनता के लिए ठीक नहीं था। तो इस कारण से वहाँ पर अक्टूबर रेवोल्यूशन और फिर बाद में जो है वो आपका फरवरी रेवोल्यूशन होता है। तो ये सारी इवेंट्स वहाँ पर रहती हैं 1917 में, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे। इन सब का अगर आंसर आप रिटर्न में देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा
एक लिंक आएगा मेरे ब्लॉग का, जिस पे आपको पूरी 9th क्लास का जो है पेज मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप चैप्टर देखेंगे। चैप्टर के नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही। जो भी हेडिंग है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सारे आंसर खुल जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा लिंक मैं इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो होगा वीडियो का लिंक, जिसमें जैसे अभी ये मैप है। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पे तो कुछ नहीं कर पाऊँगा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये टच स्क्रीन तो है लेकिन ये इस पे लिखने में अयोग्य है, तो इसलिए मैप का सॉल्यूशन जो है मैं आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जिस पे आपका मैंने वीडियो बना रखी है मैप के ऊपर, तो उसमें आप ये सारी चीज़ देख पाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।